नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में यूपीएससी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए। तो आप लोगों ने अपने इसके पहले एपिसोड को देख लिया होगा, जिसको हम पार्ट 1 के नाम से इसके थंबनेल पे पार्ट 1 लिखा होगा, आपने देखा होगा। तो आज हम पार्ट 2 मतलब आज हम दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट में आपको 18 से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो उसके आगे के पार्ट में उसको मतलब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आज हम लोग 2024 के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपकी परीक्षा होगी 80 क्वेश्चंस की, जिसको हम जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो मेरा एपिसोड है वो है, वैसे तो प्रीवियस ईयर का एपिसोड लगभग ये 14 होगा और वैसे देखा जाए 2023 का तो यह 2023 का पार्ट 2 या आप इसको एपिसोड 2 के नाम से समझ सकते हैं। यह प्लेलिस्ट में ऐड हो जाता है, आप वहां पे देख सकते हैं। यूपीएससी प्रीवियस PYQ सॉल्यूशंस ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और मुझे पता है कि इस बार जो पेपर पूछा गया है 2023 में, जो अभी 28 मई को परीक्षा हुई है, इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सीसेट में पूछे गए। आप लोगों का कहना जायज़ है कि एग्जामिनेशन हॉल में इतना सोचने का वक्त नहीं होता। 80 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है, तो हम हर क्वेश्चन पे 10 मिनट 5 मिनट नहीं दे सकते। फिर हम कैसे कंप्लीट करेंगे 2 घंटे में सारा पेपर? पैसेज भी लंबा लंबा होता है। तो बात सही है कि यूपीएससी अपना लेवल बहुत हाई कर दिया है और क्वेश्चंस का लेवल तो खैर इस लेवल का हाई है कि आप उसको बहुत आसान तरीके से तो हल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को और बेहतर करना पड़ेगा, जिससे कि आप सीसेट को क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, उसमें आप 1% भी कम मार्क्स लाते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो कुल मिला के देखा गया है कि 55 से 56 क्वेश्चन पूछे गए 2023 में मैथ्स और रीजनिंग। हम लोग अभी यहाँ पे केवल मैथ्स और रीजनिंग पे चर्चा करते हैं, जिसमें कि 55 से 56 क्वेश्चंस पूछे गए। इस 55 से 56 क्वेश्चंस में आपको हम लोग 3 एपिसोड में इसको प्रोवाइड कराते हैं, इसके सॉल्यूशन को, जिससे आप थोड़ा आसान तरीके से सीख सके क्वेश्चंस को या समझ सके। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा या बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करने लगेंगे तो शायद आपके लिए पहाड़ जैसा लगने लगेगा। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से ट्रिकी वे में और कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। और एक चीज है कि 2024 के परीक्षा को देखते हुए, मतलब क्योंकि अब डिफिकल्ट हो रहा है पेपर, तो अपनी स्टैंडर्ड को आपको अभी से बढ़ाना होगा। आप लोग की मतलब दिक्कत क्या हो जाता है स्टूडेंट के साथ कि हम सीसेट को थोड़ा नॉर्मल समझ के हम इसको लास्ट में तैयारी करते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी अधूरी रह जाती है और फिर पेपर के समय हमको ये एहसास होता है कि ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो हम अभी से क्यों ना तैयारी करें? तो इसके लिए हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस को बताएंगे, उसके ट्रिक को बताएंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से समझ सकें। उस क्वेश्चंस में आपको कुछ आसान क्वेश्चन भी मिलेगा, उस क्वेश्चंस में कुछ आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिलेगा, लेकिन आप उस सीरीज को मिस ना करें और 2024 तक हमारे साथ जुड़े रहें। पूरा विश्वास है कि आप आराम से सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है, आपको कुछ जो चीजें बताई जा रही है वो अगर याद रह जाती है, तो एग्जाम में बहुत आसान तरीके से आप लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस हल करके आएंगे और आपके लिए सफिशियंट होता है पेपर क्वालिफाई करने के लिए। केवल हम मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो उसके बाद पैसेज भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत आसान तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी कि वो हर बार पूछा जाता है। जैसे कि आप हमेशा देखे होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 पे पावर 189 को 6 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। इस तरह के आप ट्रिक को याद कर लीजिए, इस तरह के एक बार क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो बार बार आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 1-2 क्वेश्चंस तो एकदम रिपीटेड मोड में आता है, कैलेंडर से आ जाता है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, तो आप डेटा सफिशिएंसी के ट्रिक को सीख लीजिए। वहां पे आपको आंसर निकालना है नहीं, बस आपको यही तो बताना है कि आंसर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है या दोनों से निकल सकता है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि हम आधा भी करके सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं या ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि हम लोग आज यूपीएससी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। पार्ट 2 होगा, जिसका नाम है सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट।
तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आप भी पढ़िए साथ में। क्वेश्चन है कि 5 धन पूर्णांकों पी क्यू आर एस टी में से आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, 3 सम संख्याएं हैं और 2 विषम संख्याएं हैं इसमें, तो आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी क्या निश्चित रूप से सम है। दूसरा है कि 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी क्या निश्चित रूप से विषम है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, केवल 1 सही है, केवल 2, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, जिससे आपके लिए आगे आसान होगा। एक पहले चीज तो आप ये समझिए, यहां पे लिखा हुआ है निश्चित रूप से। इसका क्या मतलब होता है कि डेफिनेटली, मतलब ये हर केस में डेफिनेटली इवन होना चाहिए, ये हर केस में डेफिनेटली ऑड होना चाहिए, ये तो तय बात है। एक ऑप्शन होता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज के केस में अगर एक जगह भी आप इसको सही दिखा देते हैं तो आपका वहां पे ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ डेफिनेटली वाला केस है। उससे पहले मैंने बताया था कि आपको कुछ बात याद रखना है, तो याद ये रखना है कि इवन को अगर इवन से जोड़ेंगे ना तो आपका इवन ही होगा, इवन को अगर ऑड से जोड़ते हैं तो ऑड होता है, ऑड को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो इवन होता है, 2 को अगर इवन से गुना करिएगा तो इवन होगा, 2 को ऑड से गुना कीजिएगा तो आपका फिर भी इवन होगा, ठीक है। और इवन को अगर आप इवन में माइनस भी करेंगे ना तो इवन होगा, ये भी याद रखना है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को याद रख लेंगे तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं उसका यूज आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें कि लिखा हुआ है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस, यही है ना, p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस और माइनस टी। अगर इसको हम कहें कि डेफिनेटली मतलब ये सम होगा, और इसमें 3 अगर सम संख्या, तो मान लेते हैं ये 3 ही सम संख्या ये है और ये 2 भी सम है, यहाँ प्लस कर लेते हैं, कॉमन ले लिए ना। तो अगर ये तीनों सम है, मेरे पास पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी 3 संख्याओं को सम लीजिए और किसी भी 3 संख्याओं को 2 अंकों को विषम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 विषम है। तो हमने इसी को विषम लिया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। अब आप एक चीज देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। इवन को इवन से जोड़ेंगे तो इवन होगा, और फिर इवन को इवन से जोड़ेंगे तो इवन ही होगा। यहाँ माइनस है, ऑड प्लस ऑड अभी बताया था आपको इवन होता है, फिर से इवन माइनस इवन यहाँ इवन ही होता है। तो मेरा सही जवाब है कि इवन ही आएगा, और यहाँ पे ये सही होगा। क्लियर। अब दूसरा है मेरे पास, एक कथन तो सही हो गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, है ना। दूसरा है कि 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s और प्लस टी, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। अब इसमें यह पूछा गया है कि क्या ये डेफिनेटली विषम है, तो आप अगर डेफिनेटली विषम दिखा देते हर एक कंडीशन में तो ये भी सही हो जाएगा। अगर एक भी कंडीशन में ये इवन हो गया तो मेरा गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 से गुना करिएगा इवन या ऑड को तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा इवन ही देगा। तो सपोज कर लेते कि हम इसको इवन ही मानते कि p यहाँ इवन है, r भी इवन है, s भी इवन है, तो ये इवन और ये इवन, तो यहाँ लिख दीजिए इवन इवन इवन, और इसको कर दीजिए ऑड और इसको कर दीजिए ऑड। अब एक चीज देख रहे हैं, इवन को इवन से जोड़ेंगे तो इवन हो रहा है, फिर इवन को इवन में घटा देंगे तो इवन ही होगा, मतलब इस तीनों ऑपरेशन का तो वैल्यू यहाँ पे इवन ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ ऑड प्लस ऑड आपका इवन होता है, तो इवन प्लस इवन दोबारा आपका क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो इवन प्लस इवन इवन हो गया, और यहाँ कह रहा है कि डेफिनेटली विषम होना चाहिए, तो भाई डेफिनेटली विषम तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। तो मेरा एक ही सही जवाब है कि ऑप्शन ए, मतलब सॉरी केवल एक यहाँ पे मेरा कथन सत्य है। अब आप कहेंगे कुछ बच्चे कि क्या पता आगे विषम होता हो सर, हो सकता है, आप करिए, अगर विषम आ भी जाता है तो फर्क क्या पड़ना आंसर पे, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली कह रहा है, एक जगह मैंने इवन प्रूफ कर दिया ना, बाकी विषम हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा आंसर हो गया गलत, मतलब ये तो गलत हो गया। तो मेरा एक ही सही जवाब है कि केवल एक यहाँ पे सत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत शानदार है। अभी आप लोग आईपीएल मैच देखे होंगे, उसमें बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि वहां पे हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं कि ऐसे जीत सकता है, ऐसे जीत सकता है। तो वही चीज है कि देखिए 25 रन बनाना है कोई बल्लेबाज को, तो कैसे बनाएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए वो चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीकों से ठीक ठीक 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है।
अब देखिए कोई भी अनुक्रम है, मतलब आप कैसे भी बनाइए, छक्का मार लीजिए, केवल चौका मार के बना लीजिए, सिंगल लेके बना लीजिए, या तीनों को मिला के बनाइए या दो को मिला के बनाइए, डजेंट मैटर। तो मेरे पास यहाँ तीन ऑप्शन है कि 6, 4 और 1, यही तीन ऑप्शन है, और इसी तीन ऑप्शन को यूज करते हुए हमको 25 रन पुराना है, मतलब टोटल 25 होना चाहिए बस। अब आप पुरा दीजिए, इसमें इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि 25 रन बनाने के लिए व्यक्ति अगर सिर्फ छक्का मारे तो कितना मैक्सिमम छक्का मार सकता है, तो 4। अगर 4 छक्का ही मार ले, चौका एक भी नहीं मार पाएगा, 0 हो जाएगा चौका। और उसके बाद क्या करे कि एक सिंगल ले ले, तो ये एक तरीका तो ये मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति अगर मान लेते 3 छक्का मारे, तो 3 छक्का मारने का मतलब है कि 18 रन बना लिया उसने, तो बचा 7 रन। 7 रन में व्यक्ति एक चौका तो मार ही सकता है ना, एक चौका मार ले, बाकी वो सिंगल ले ले, ठीक है। हम सिंगल को ऐसे देख, तो एक चौका तो यहाँ पे मार लिया, और उसके बाद एक भी चौका ना मारे और सारा सिंगल ही ले ले, ये भी तो एक तरीका है ना। तो दो तरीका तो ये हो गया, मतलब दो ये हो गया, ठीक है। या तो चौका मारे एक और एक भी चौका ना मारे और बाकी सिंगल ले ले। तो एक चौका मारेगा तो देखिए 6 18 4 22 3, 6 18 7, मतलब 3 और 7 यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लेते व्यक्ति दो छक्का मारे, तो मैक्सिमम दो छक्का मार दिया, मतलब मैक्सिमम ने दो छक्का मारा, तो 6 दूना 12, तो बच रहा है अभी भी 13 रन। तो 13 रन में व्यक्ति मैक्सिमम 3 चौका मार पाएगा, है ना, 4 दिया 12, 3 चौका। तो मैक्सिमम 3 चौका, फिर 2 चौका, फिर 1 चौका, फिर एक भी चौका नहीं, और यहाँ पे 4 बार सिंगल का केस बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते नहीं है कितना कितना, रहने देते हैं, उससे मतलब नहीं है। 4 केस तो ये हो गया कि 3 चौका, 2 चौका, 1 चौका और एक भी चौका नहीं, इसको भी केस लेना है कि देखिए 6 दूना 12 और 13 सिंगल ले ले। व्यक्ति एक ही छक्का मारे, तो एक छक्का मारने के बाद इसको 19 रन अभी और चाहिए। 19 रन में वो मैक्सिमम 4 चौका मार सकता है, 4 चौके 16, तो 4 3 2 1 और 0। तो यहाँ कितना पॉसिबिलिटीज है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटीज तो ये हो गया। अब व्यक्ति एक भी छक्का ना मारे, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कितना कितना छक्का मार सकते हैं आप। तो देखिए एक छक्का मारने पे यहाँ पे बच रहा था 19 रन, अब 0 छक्का मारेगा तो 25 रन बच रहा है। 25 रन के लिए व्यक्ति के पास छक्का मारने की संख्या मैक्सिमम 6, तो 6 5 4 3 2 1 और 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तरीका तो ये हो गया। तो आप टोटल देख लीजिए, 7 5 12 4 16 2 18 1 19, मतलब कुल 19 तरीके से वो क्या है ना कि रन को बना सकता है। अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा जोड़ना था 0 1 का मतलब 2, 0 से 3 4, 0 से 4 5 और 0 से 6 7 होगा। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया गया है क्योंकि आप इसको आसान भाषा में समझ लें, और आगे कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप जल्दी से कर लें। हालांकि इसमें भी जल्दी ही है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बट आप अकेले बनाएंगे तो थोड़ी किसी को समझाना है, बस लिखना है और आंसर बता देना है, तो मुश्किल से 1 मिनट में बन जाएगा। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ क्वेश्चन है डिफिकल्ट, आप कितना एग्जाम में सोच पाएंगे। यहाँ तो बस वातावरण है कि भाई ठीक है हम अकेले आपको बता रहे हैं तो बहुत आसान ऐसा लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। आप सीखें तो आपसे भी हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और थोड़ा तरीका मतलब अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि सोचने का दायरा जितना बढ़ा लीजिएगा उतना आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन आसान है, फिर आप लोग बोलेंगे कि आप कह रहे हैं आसान है, एग्जाम हॉल में स्टूडेंट को पता लगता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, कमेंट मैंने पढ़ा है आप लोगों का, तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पेपर डिफिकल्ट तो आया है इस बार। अब देखिए फिर एक बढ़िया क्वेश्चन है कि डी जो है कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है, तो डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर क्या होगा। मतलब डी जो है ना 3 अंकों की संख्या है, अब उस 3 अंकों की संख्या को उसके अंकों को जोड़ के अनुपात निकालना है। मतलब जैसे 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 को जोड़ेंगे उसके अंकों को तो 6 हो जाएगा, मतलब 123 और 6 का जो अनुपात हो ना वो लघुत्तम है, ऐसा कह रहा है। मैं मतलब कंफर्म नहीं बता रहा कि वो संख्या 123 है। तो इसका मतलब है कि डी जो है वो 3 अंकों की संख्या है, ये रहा 3 अंकों की संख्या, और इसका अनुपात निकालना है ऐसे, ऐसे सोच लीजिए। और ये होना चाहिए लिस्ट, लिस्ट का मतलब सबसे कम या लघुत्तम जो भी कह ले। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम डी की बात करें जो 3 अंकों की संख्या है, अगर हम यहां पे बात करें सैकड़े के स्थान पे, तो सैकड़े के स्थान पे देखिए 0 तो आप नहीं ले सकते, मेरे पास संख्या है केवल 0 से लेकर 9 तक,
अंक, मतलब यही अंक को आप यूज कर सकते हैं। जीरो इसलिए यहां नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि अगर जीरो रख देंगे तो संख्या 2 अंकों की बन जाएगी, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लेना। तो यहाँ पे 9 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। आप एक चीज समझिए कि आगे में सैकड़े के स्थान पे जितना बड़ा मान रखिएगा उसका मतलब डिवाइड करके जो क्वोशेंट आएगा वो बड़ा होगा, लेकिन हमको चाहिए लिस्ट। तो आप इसको याद रख सकते हैं, अगर लिस्ट आपसे बोले ना तो आपको यहाँ पे सबसे छोटा अंक जो है ना उसको रखना चाहिए। आप ऐसे सोच लीजिए कि मान लीजिए 9, 8 और 7 रखें और इसको भाग करेंगे 9, 8, 17, 7, 24 से, तो ठीक ठाक नंबर आएगा, मतलब बड़ा आएगा, बहुत काफी। लेकिन अगर 1 रख दें तो फिर कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ना, देखिए लघुत्तम किस केस में बनेगा, ये कम हो और ये ज्यादा से ज्यादा हो जाए। मतलब कम में अगर ज्यादा से भाग देंगे तभी तो छोटा आएगा ना। सपोज कर लीजिए कि 10 रुपया है, हम कहें कि 2 व्यक्ति को बांटना है तो दोनों को 5-5 मिल गया। लेकिन 10 रुपए को 5 व्यक्ति में बांटना है तो देखिए 2-2 मिलेगा। तो ऊपर क्या हो ना, कम हो और नीचे ज्यादा हो, मतलब ऊपर की क्वांटिटी कम और नीचे की क्वांटिटी को ज्यादा रख दें तो लघुत्तम आना शुरू हो जाता है। तो लघुत्तम आने के लिए यहां तो तय है कि आप 1 रख दीजिए, यहां तो फिक्स हो गया। तो यहां 1 तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि इस दोनों प्लेस पे क्या रखिए। देखिए इस दोनों प्लेस पे ना आप जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको रख दीजिए। अगर हम 9 9 रख दें, अब कहेंगे 9 2 बार क्यों रखे, तो 9 इसलिए 2 बार रखे क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप अंक को रिपीट नहीं कर सकते। तो हम 199 को अगर हम जोड़ें इसके अंकों को तो 9 दूना 18, 19 आता है। और 19 को अगर हम सॉरी 199 को हम अगर भाग करें 9 दूना 18, 19 से, तो देखिए 19 दही 90 और 19 पचे 95, लगभग 10.4 कुछ आएगा। अब आप कहेंगे कि 189 भी तो ले सकते हैं, लीजिए देख लेते हैं एक बार जोड़ के। तो 189 को अगर हम भाग करें 9 8 17 9 8 17 1 18 से, है ना, 18 से भाग होगा ये, तो ये आ जाता है 10.5। तो देखिए अभी भी ये छोटा है ना, तो कहीं ना कहीं 199 से तो ज्यादा देखिए हो नहीं सकता। यहाँ पे फिर जीरो आ जाएगा, जीरो ले नहीं सकते क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। और 109 को अगर 10 से भाग करेंगे तो ये 10.9 हो जाएगा, ये तो और काफी बड़ा हो गया। तो मेरे पास यही एक संभावना बन रहा है 199 का। तो देखिए फिर इसमें हमको सैकड़े और इकाई के बीच अंतर निकालना है और यही मेरा सही जवाब है 8। देखिए हम समझ सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आप एग्जाम में कितना ही सोच पाएंगे, कितना ही ट्रेस कर पाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी यूपीएससी पूछा है तो थोड़ा सा तो दायरा बढ़ाना पड़ेगा सोच का। तो इसका सही जवाब है 8, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ा आसान पूछ लिया है कि उसको भी पता है कि अगर सारा डिफिकल्ट पूछ लेंगे तो पता चला कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया। यदि 7 सिंबल 9 सिंबल 10 जो भी दिया है उसका सम 8 है, मतलब इक्वल टू, सॉरी सम नहीं, 9 11 30 के बीच जो ऑपरेशन हुआ है उसका वैल्यू 5 है, 11 17 21 के बीच जो ऑपरेशन है उसका वैल्यू 13 है, तो 23 4 15 के ऑपरेशन का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप सबसे पहले सम कर लेना, क्या पता सम से आपका कुछ काम बन जाए, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो देखिए यहाँ 9 7 16 और 10 26 होता है, 26 8 बनाने के लिए 2 + 6 हो गया, क्लियर। 9 11 20 और 30 50 होता है, 50 को अगर अंकों को जोड़ें तो 5 होता है। 11 17 28 28 21 28 21 49 होता है, तो 49 के भी अंकों को जोड़े तो 13 हो रहा है। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। 23 4 27 और 15, 27 15 42 होता है, 42 के अंकों को जोड़ेंगे तो आंसर मेरा 6 आएगा। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 आपका सही जवाब है। और बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि 7x + 96 जो विभाज्य है वो x से ही है, मतलब x से विभाज्य होने का मतलब जो 7 के साथ x छुपा है ना उसी से भाग लग रहा है। तो x के कितने मान यहाँ पे संभव हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, 10 11 12, और चौथा है कि अनंत अनेक, मतलब बहुत सारी। तो देखिए ये थोड़ा, मतलब मेरे हिसाब से ये ऑप्शन को पहले ही आप छोड़ दें तो बेटर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास है संख्या 7x + 96, धन पूर्णांक है x। धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर लेना है आपको, केवल पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से शुरू होता है, सबको पता है, 1 से लेके 2 3 आप लेते रहिए जब तक आपको दिल करे। अब यहाँ पे 7x + 96 को x से भाग लगाना है। तो आप बचपन में एक चीज पढ़े होंगे कि 4/5 को अगर हम 6/5 में जोड़ते हैं तो हम इसको लिख देते हैं ना 4 + 6/5। इसका मतलब है 4 के भी नीचे 5 है, 6 के भी नीचे 5 है। तो उसी तरह 7x के नीचे भी x है और 96 के नीचे भी x है।
तो हम इसको ब्रेक कर ले थोड़ी देर के लिए कि 7x बटे एक्स और प्लस 96 बटे एक्स लिख दे, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये कट गया। अब आपसे यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि 96 अपॉन एक्स है, तो x के कितने मान यहाँ पे संभव है जो 96 को भाग कर दे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया मैंने आपके लिए। बस आपको ये देखना है कि 96 किन किन संख्याओं से भाग लगता है। स्टार्ट आप कहां से करेंगे? ऑब्वियसली एक से करेंगे कि कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट एक से तो भाग लगता ही है। तो 96 एक से भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 6 से लग रहा है, फिर 6 के बाद 8 से भी लग रहा है ना, 12 8 96। क्लियर? 12 के बाद ये 8 के बाद फिर 12 से लग रहा है, फिर 16 से लग रहा है, उसके बाद 24 से लग रहा है, उसके बाद 32 से लग रहा है, उसके बाद 96 से लग रहा है। और कुछ है क्या छूट रहा है तो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक संख्या और है जो 48 है, जो मैंने मिस कर दिया। 48 से भी लगेगा, 48 दूना 96 और 96 से तो लगना ही है। बस यही 12 संख्याएं हैं जो कि संभव है 96 को भाग करने के लिए। तो यही 12 तरीके से हम इसको विभाज्य कर सकते हैं, या x का मान 12 रखा जा सकता है। 12 नहीं, x का मान 12 बार रखा जा सकता है। 1 भी रख लीजिए, 2 भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उत्तर सही होगा। मतलब x से वो भाग लग जाएगा। तो x के मान है ये 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 और 96। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन है बहुत शानदार है कि पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, तो P प्लस क्यू और R प्लस एस का महत्तम मान क्या होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ये भिन्न धनात्मक संख्याएं मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है मतलब आपको निगेटिव नहीं सोचना है P क्यू आर एस का मान। और ये भी कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या है, ये एक अंक वाली मतलब आपके पास बस पॉसिबल है 1 से लेके 9 तक। बस आप पी क्यू आर एस को 1 से 9 के बीच ही सोच सकते हैं, ये आपके पास कंडीशन है। एक ट्रिक आपको बताते हैं, आप चाहे तो याद रख लें। क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर यही रहे कि पी क्यू आर एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, तो आपस में किसी भी तरह इसको जोड़ के दो अंकों को जोड़िए और दो अंकों को अलग जोड़ के गुना करिएगा और महत्तम मान आएगा। तो ऑप्शन में आप बस ये ढूंढिएगा कि कहां पे स्क्वायर रूट नंबर है। जो स्क्वायर रूट नंबर है वही आपका सही जवाब होगा। मतलब यहाँ पे 225 ही स्क्वायर रूट नंबर और आपका ये सही जवाब है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो बता के मत जाइए, फिर समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक बात कि महत्तम अंक सोचने के लिए हमको महत्तम वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो 6 7 8 9 ही एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको किसी भी तरीके से जोड़िए और बड़ा लाने की कोशिश कीजिए। तो हम देखिए 9 को 6 से जोड़ते हैं और 7 को 8 से जोड़ देते हैं। तो 9 6 15 और 7 8 15, तो 15 गुना 15 225 ही होता है। अब कहेंगे कि कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं हम थोड़ा अलग करते हैं, तो 9 था 16 और 16 गुना 14 कर दीजिए। तो 16 गुना 14 करेंगे, देखिए 16 चौके 64, 6 16 16 6 22 224 ही आया। अभी भी कम हो गया, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं हम ऐसे जोड़ लेते हैं, 9 8 17 और गुना 13 कर लेते हैं, तो देखिए 17 गुना 13 आपका 221 आएगा, ये और कम हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जोड़ने के बाद जो संख्याओं का सम होगा ना, आपको हमेशा याद रखिएगा उसी से गुना करिएगा ना, तभी आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। मतलब 4 अंकों को आपस में जोड़ना है, 2 के साथ ग्रुप बना के, पेयर बना के, तो उस दोनों का जो सम है ना वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब सीधा सीधी x गुना x हो, मतलब जो सम हो x हो वो भी सम x ही हो। आगे से याद रख लीजिएगा। तो मेरा सही जवाब है 225। फिर देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, लेकिन सच बात है, मैं भी मानता हूं कि एग्जाम में भाई कौन लिखेगा भाई 9 को 99 बार और उसके 13 से भाग करेगा, कर तो लेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है तो बच्चों वाला क्वेश्चन कि 99 बार लिख के 13 से भाग कीजिए। लेकिन हम कहते हैं कि समय है 2 घंटे में, ये 9 को 99 बार लिख के कौन करेगा 13 से भाग। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट चलिए इसको एक ट्रिक से बताते हैं आपको कि 9 को लिखना है 99 बार, मतलब ये 99 बार लिखा जाएगा। ठीक, अब भाग करना है इसको 13 से। तो देखिए 13 से भाग करना होना, एक ट्रिक पहले आप सीख लीजिए। मैंने अभी पिछले एपिसोड में एक क्वेश्चन था ना कि
7, 11, 13 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, मैंने एक ऐसा कुछ बताया था आपको, है ना। 7, 11 और 13 ये यहाँ पे थोड़ा सा काम कर जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहता था मेरा, मतलब 1001 यही रहता था ना, क्योंकि ये 7 से भी भाग लगता है, 11 से भी लगता है, 13 से भी लगता है। तो 1001 अगर कॉमन फैक्टर किसी भी संख्या का हो ना, तो समझ लीजिए वो 7 से भी भाग लग रहा है, 11 से भी लग रहा है और 13 से भी लग रहा है। तो एक चीज ये है कि अगर 1001 को मान लेते हैं कि हम 4, 5, 6 से गुना करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 5, 6, 4, 5, 6। अगर मेरा रिपीटेशन दिख रहा हो ना, 3 संख्याओं का या 3 अंकों का रिपीटेशन दिख जाए, तो आप ये समझिए कि वो संख्या 7 से भी भाग है, 11 से भी भाग है और 13 से भी भाग है। यही तो था ट्रिक, कि रिपीटेशन 3 का दिखे ना, तो वो 13 से भाग लगेगा, 7 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन सिर्फ 13 वाला है, लेकिन हम आपको 7, 11 भी साथ में बता के जाएंगे, जिससे कि मान लें अगली बार 7 की जगह 13 हो, 13 की जगह 7 हो तो भी नहीं टेंशन लेना है, और 11 भी हो तो टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे भी तो वही चीज है ना भाई, यहाँ देखिए 9, 9, 9, 9, 9, 9 ऐसे ही तो आ रहा है, तो देखिए रिपीटेशन है ना। तो इसमें भी कहीं ना कहीं 1001 से ही तो गुना है 999, मतलब 1001 गुना 999, यही तो है ना। और ये 13 से भाग लग जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये 6 बार तो 13 से भाग लगता चला जाएगा। अब देखिए 99 बार लिखा हुआ है, 6 का ग्रुप बना लीजिए तो कितना ग्रुप बन जाएगा, 16 ग्रुप। तो 16 बार तो कट गया 999 13 से, लास्ट में केवल बच जाता है 999 और उसको करना है 13 से भाग। अब तो ठीक है ना, अब तो यूपीएससी को परेशान नहीं बोलेंगे ना कि परेशान कर रहा है। तो कुल मिला के आपको वो 9 को 99 बार लिख के 13 से भाग करने नहीं बोला था, वो आपको बोला था कि केवल 999 को 13 से भाग करना है, क्योंकि 16 बार तो आपका कट गया, ये सब कटता चला गया। तो हम कहेंगे 999 को 13 बार भाग करेंगे तो देखिए 13 सते 91 और बचा 8, तो 13 6 78, 13 सते 91, कितना बचा यहाँ पे, 13 सते 91 8, तो 13 6 के 78 11। तो जो आपका रिमाइंडर है ना, इसको हम रिमाइंडर लिख देते हैं, रिमाइंडर आपका 11 आएगा, और यही शायद आपसे पूछा गया शेषफल, तो शेषफल मेरा 11 आएगा। अगली बार अगर यहाँ 13 की जगह 7, 11 भी हो तो घबराना नहीं है आपको। मान लेते ये क्वेश्चन होता कि 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है और n को यहाँ पे 7 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, फिर 999 को 7 से भाग कर दीजिए, 999 को आप 11 से भाग कर दीजिए, तो आपका सही जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुना किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मान जो आएगा ना, उसके बाद उसके अंकों को जोड़ना है और आपको बताना है। देखिए 2-3 तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। आप अगर कभी पढ़े होंगे बचपन में कि 11 को 11 से गुना करते हैं तो देखिए क्या आता है 121, तो क्या होता है ना 1 2 1, अगर 111 को आप 111 से गुना करते होंगे ना तो आता होगा 1 2 3 2 1। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर 111 है तो 1 2 3 और फिर 2 1 लिख दीजिए, अगर 4 बार है तो 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे चलता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा भाई, तो यहां क्या आ जाएगा 1 से लेके 9 तक और फिर 8 से लेके 1 तक, यही तो होगा ना। तो अगर हम इसके सम करें तो देखिए 1 से लेके 9 तक अगर सम करिएगा तो आपको पता है 1 से 9 का सम 45 होता है, ये सबको पता है। तो 45 इधर, और इधर भी सोच लीजिए 8 9 के 9 ही से होता, 9 8 7 6 5, तो 45 इधर। तो 45 और 45 कितना हो जाता भाई 90, लेकिन 90 में 9 एक्स्ट्रा ले लिया था ना, इसलिए ले लिए थे कि सबको याद रहता है कि 1 से 9 का सम 45 होता है और 1 से 10 का सम 55 होता है, इतना तो सबको पता है। तो 45 45 90 हुआ, 9 को एक्स्ट्रा लिए थे तो 9 घटा दीजिए, तो मेरा उत्तर तो 81 हो गया, ये तो सही है। चलिए 81 आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि 1 से 9 का सम 45 कैसे होता है, तो आप पढ़े होंगे ना n इंटू एन प्लस 1/2, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं का सम निकालने का ये फॉर्मूला है। तो n कितना है 9, 9 गुना 10/2 कर लीजिए, देखिए 45 आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको दे दिए, याद रखिएगा। एक तरीका और आपको बताते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अब अगली बार, तो आपको कुछ नहीं करना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना डिजिट है, 9 डिजिट है,
और सब एक एक हो, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि एक 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 ही हो, तो बस कुछ नहीं कीजिएगा, 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब घबराना नहीं है। तो यह ना ट्रिक, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था लेकिन ट्रिक आपको क्या बता दिया कि अब कैसे होता है। तो देखिए एग्जांपल देते हैं आपको, मान लेते हैं कि 111 को 111 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 2 1, जोड़िए, सबको जोड़ते हैं, 3 3 6 2 9 1, 3 3 6 2 8 1 9, 9 आया ना। तो देखिए ये कितनी संख्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 भी आया। तो देखिए 9 आया ना, यहाँ 9 आया, तो होगा 100% होगा। तो आपको घबराना नहीं, अगर यहाँ 9 की जगह लिख देता ना कि 9 अंकों की, ना कि 11 अंकों की भी लिख देता, तो बस 11 का स्क्वायर 121। सोच रहे कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या होता है ना कि यूपीएससी इस तरह से पूछ लेता है ना कि बच्चा परेशान हो जाता है। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो भाई पहाड़ है ना। तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो सबके लिए अच्छा हो। आप ऐसे लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं जो बहुत मतलब बहुत ज्यादा मैथ के बैकग्राउंड से रहे हो, या इंजीनियरिंग फील्ड से रहे हो, या बहुत मैथ के विद्वान रहे हो, उनके लिए क्यों पूछ रहे हैं आप? आपको तो उस बच्चे को भी टारगेट करना है ना जो 10th के बाद मैथ पढ़े ही ना हो। तो उसके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत पहाड़ है ना, वो कहां से करेगा? अब वो या तो वही करेगा बेचारा, एक 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 नीचे लिखेगा, फिर उसको यहाँ गुना का सिंबल लगाएगा, फिर गुना करेगा, इतना लंबा चौड़ा आएगा, फिर सब नीचे बैठ के जोड़ेगा, हो गया उसका 20 मिनट खराब। तो ऐसा मतलब मैं भी मानता हूं कि भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए। मतलब सबको लेके चलना है। तो मैं मानता हूं ये सब क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट भी सीखने की कोशिश कर तो सकते हैं ना। हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि फिर उससे वही कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। और कुछ बच्चे इसको जल्दीबाजी में गलती भी किए होंगे, पढ़ने में गलती करते हैं। क्यों? देखिए 10 से लेकर 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन जनरली बच्चे ये समझ गए होंगे कि सीधा सीधी पूछा है कि 10 से लेकर 100 तक के संख्याओं का सम क्या होगा, मतलब 10 11 12 ऐसे करके हम 100 तक लिखे हैं तो इसका सम क्या होगा। तो वो फटाफट एपी लगाए होंगे और खुश हो गए होंगे, ले बढ़िया बना लिया। लेकिन ये गलत है, वो आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 10 11, तो इस दोनों का सम 1, इस दोनों का सम 2, अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ये आपसे पूछा है। तो देख रहे कितना घुमा दिया। तो यही सब कारण लोग यूपीएससी के सीसेट पेपर से अब डर रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए क्या करें, करते हैं 10 प्लस पहले आपको देखना है 10 है, फिर 11 है, 12 है, ऐसे करके 100 है। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछा है, आपसे बेसिकली पूछा है कि 10 है, इस दोनों के डिजिट का सम 1, फिर 11 है तो इस दोनों डिजिट का सम 2 है ना। तो बाद में इस सबको जोड़ना है तो इसका सम क्या होगा। तो चलिए कोई नहीं, करते हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 11, और इस सबको भी आपस में जोड़ते रहेंगे, प्लस 12। तो हम ये करते हैं कि 10 से लेके 29 तक सोचते हैं। ऐसे सोचिए कि 10 से लेके 29, 29 से लेके 39, यहाँ 30 कर लीजिए, है ना, सॉरी 10 से लेके 29, 10 से लेके 19 लेते हैं ना, 10 से लेके 19, उसके बाद हम 20 से ले लें 29, उसके बाद हम ले लें 30 से लेके 39, ऐसे से करते करते आप यहाँ पे लास्ट में सोचिएगा 90 से लेके 99 तक। 100 को छोड़ देते क्योंकि 100 का हम लोग पहले ही इसको जोड़ के रख लेते हैं, इसका अंकों का सम 1 आए। अब एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे केवल यूनिट प्लेस की बात करें, यहाँ पे देखिए केवल यूनिट प्लेस की बात करें, तो 10 से लेके 90 तक में अगर 1 2 3 4 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है ना। देखिए एक जीरो के साथ है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़िए। आप सोचिए कि हम 10 से लेके 19 तक जाएं तो 1 कितनी बार आ रहा है मेरा। देखिए 10 से लेके 19 तक जाएं तो 1 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, नहीं आ रहा। 10 में आ रहा है, फिर 11 में आ रहा है, 12 में आ रहा है, 13 में, 14 में, 15 16 17 18 19, तो 10 बार तो 1 आ गया। उसी तरह 10 बार 2 आएगा, उसी तरह 10 बार 3 आएगा। तो हम कह रहे हैं कि जो हर संख्या है ना 1 से लेके 2 3 4, ये जो है ना प्लस 9 तक, प्लस 9 तक, ये कितनी बार आ रहा है भाई, 10 बार आ रहा है। यही हुआ ना, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 10 बार तो 1 से 9 तक आ गया। अब आते हैं 10th प्लेस पे, तो देखिए जीरो को तो जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं, फिर क्या है, अब हम आ जाते हैं 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पे अगर हम देखें
तो 11 से होगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो 11, 12, 13 से लेकर 99 तक जोड़ेंगे तो अब देख रहे हैं एक कितनी बार आ रहा है, 10th प्लेस पे एक आएगा अब 9 बार, है ना, क्योंकि देखिए 11 से ले रहे हैं ना कि 10 से ले रहे हैं। तो एक आएगा 9 बार, 2 भी आएगा 9 बार, 3 भी आएगा 9 बार। तो अब जो है ना ये 9 बार आने लगेगा। ये क्या है ना, 9 जो है ना ये 9 बार आने लगेगा। तो देख रहे 1 से 9 10 बार आया, एक बार 1 से 9 9 बार आया है। तो हम सीधी कह देंगे कि 1 से जो 9 है ना वो कुल मिला के आपका 19 बार आया है। कुल मिला के 19 बार आया, 10 और 9 19। और आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 1 से 9 का जो सम है ना डिजिट का वो 45 होता है। तो 45 गुना 19, और लास्ट में ये है ना इसको भी जोड़ना है क्योंकि 100 का भी अंकों को लेना है ना, तो 1 होता है। तो 45 गुना 19 प्लस 1 करेंगे तो ये होता है 855। 19 पचे 95, 9 19 चौके 76, 9 85, 855 प्लस 1 856 होता है। तो मेरा सही जवाब है 856। मैं कहूंगा बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, इतना कोई नहीं सोच पाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत टाइम खराब होगा। और अगर वो लिखने शुरू करे 10, 11, 12 और सबके अंकों को जोड़े तो मुझे लगता है कि उसका सारा समय एक ही क्वेश्चन में खत्म ना हो जाए। इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर छोड़े होंगे, या जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होगा मैथ्स का वही कर पाया होगा। लेकिन आप सीखिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आप जरूर कर लेंगे। तो मेरा सही जवाब है 856। अब देखिए थोड़ा आसान क्वेश्चन को कहा जा सकता है, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़े होंगे, उसके ट्रिक को याद रखे होंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी और सी डी प्रत्येक बिंदु पर एक, ए बी सी डी पर प्रत्येक एक बिंदु, बी सी और डी ए पर प्रत्येक दो भिन्न बिंदु चुने जाते हैं। तो इन 6 बिंदुओं में से कितनी 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है 3 ही बिंदु से तो आप त्रिभुज बना ही सकते हैं ना। तो देखिए यही एक वर्ग है, ऐसा सोच लेते, वर्ग है ना, चलिए वर्ग है तो वर्ग ही बनाएंगे। ए बी सी डी, ए बी और सी डी एक वर्ग है। आगे पढ़ते हैं कि ए बी और सी डी पर एक बिंदु है, ए बी और सी डी पे एक बिंदु है मान लेते हैं। बी सी और डी ए पर दो बिंदु हैं, बी सी और डी ए पे दो बिंदु है। अब आपको क्या बनाना है, त्रिभुज। देखिए आप त्रिभुज कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो कितना बार बना के देखेंगे और पता चला बाद में खुद ही कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बिंदु लिए कौन सा नहीं लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, 6 बिंदु चाहिए आपको, कितना बिंदु, 3 त्रिभुज बनाने के लिए। तो 6 से 3 है भाई, सीधा सीधी समझिए, 6 में से 3 ढूंढ लीजिए। तो 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, पता है ना 6 में 3। तो 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल। अब बटे 3 फैक्टोरियल तो लिख ही देंगे, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 लिख दीजिए। तो 3 गुना 2 6 कट गया, 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 गुना 4 मतलब 20 त्रिभुज आप टोटल इसमें ड्रॉ कर पाएंगे। तो थोड़ा हम कह सकते हैं इसको आसान क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को डिफिकल्ट कहना गलत है। ये सब क्वेश्चंस इतना तो आपको आना चाहिए कि 6 में से 3 बिंदु को यूज करना है तो 6 से 3 लगा देना। यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाए, परमुटेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे अरेंज आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप चुन रहे हैं, एक तरह से आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन लगाए। अब देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को हम कहेंगे कि बहुत ही लेंदी है, इतना आसान नहीं है, कई बार तो समझना ही मुश्किल हो जा रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। कि 40 बच्चे एक वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, उनमें से एक, मान लीजिए बच्चा क्रमांक 1 जो पहले स्थान पर बैठा है के पास एक छल्ला है। इस छल्ले को दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है ना, आगे हस्तांतरित किया जाता है, मतलब पास करते हैं कि भाई वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। तो बच्चा क्रमांक जो 1 है ना वो बच्चा क्रमांक 2 को दे देता है छल्ला, और जो बच्चा क्रमांक 2 है वो बच्चा क्रमांक 4 को देता है छल्ला। उसी तरह बच्चा 4 जो है ना 7 को देता है, और आगे भी इसी क्रम में जारी रहता है। तो ऐसे कितने परिवर्तनों बच्चा 1 को मिलाकर के बाद यह छल्ला फिर से बच्चा 1 के हाथ में आएगा, मतलब जो बच्चा 1 है फिर उसी के हाथ में आए, ऐसा क्या संभावना है। देखिए बड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। देखिए ये है वृत्ताकार मेज, ऐसा सोच लीजिए कि वृत्ताकार कोई ट्रैक है, उस पे लोग बैठे हैं, ऐसे करके समझ लीजिए कि 40 लोग बैठे हैं। अब बनाना 40 संभव नहीं है, मान के चल लीजिए आप, यहाँ पे पहला बच्चा बैठा है, ऐसा सोचिए आप, पहला नंबर का बच्चा ये है। ये क्या कर रहा है, बच्चा 2 को दे रहा है, इसको दिया, लेकिन 2 क्या किया ना 3 को ना देकर 4 को दे रहा है।
क्यों? यहाँ पे 0 का गैप है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 का गैप है ना, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 1, यहाँ देख रहे हैं 2, फिर 4 नंबर का बच्चा 5 और 6 को ना देके सीधे 7 को दे रहा है, मतलब +3 है ना। फिर 7 वाला बच्चा जाहिर सी बात है 8 9 10 को ना देके 11वें को देगा, क्योंकि +4 करना है। उसी तरह 11वां जो बच्चा है वो क्या करेगा, 5 16वें नंबर को देगा ना, तो 12 को नहीं देगा, 13 को नहीं देगा, 14 को नहीं देगा, 15 को नहीं देगा, 16वें को देगा, मतलब यहाँ पे दे देगा। और ये चलता रहेगा, तो जाहिर सी बात है 1 कब आएगा वो ढूंढना है, तो घुमाते रहिए। तो देखिए एक तरीका ये है कि आप ऐसे सोचिए कि 1 को दे रहा है पहले, फिर 2 को दिया, फिर 4 को दिया, फिर किसको दिया है, 7 को दिया है, 4 3 देखिए 1 1 2 2 4 4 3 7 7, उसके बाद किसको देना है, 11 को, 11 5 16, 5 के बाद क्या आएगा 6, 16 6 22, 22 7 29, 29 8 37। अब 37 और 9 कितना होता है भाई, 46, लेकिन यहाँ पे बच्चा 40 है ना, तो 40 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 40 के बाद जो 46 का मतलब हो जाएगा 6, है ना, 1 2 3 4, 40 के बाद 41 ना लिख के हम 1 जोड़ेंगे, यहाँ 40 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 46, देखिए 40 41 42 43 44 45 46, तो 6, तो कितना आपने जोड़ा था, 37, 9 जोड़े थे ना, तभी तो 46 है, तो अब 10 जोड़ेंगे, तो 10 6 16, 16 11 27, 27 और 12 39, क्लियर। अब 39 में फिर क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 39 13 कितना, 39 के बाद क्या हो जाएगा, 13 जोड़ाएगा, है ना, 27 में 12 जोड़ा तो 39 आया, 39 + 13 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना, 39 + 13 क्या हो जाता है, 3 12 3 1 4 1 5, तो 52 होने का क्या मतलब हुआ कि 40 तक तो हुआ, 39 के बाद एक 40 और 40 के बाद 12, तो सीधे यहाँ 12 हो गया, है ना, तो 13 जोड़े थे आप, 13 के बाद 14 जोड़िए, तो 12 14 क्या हो जाएगा 26, और 26 के बाद आप जैसे 15 जोड़ेंगे तो 41 होगा, 41 का मतलब 40 और पहले नंबर पे, तो 15 जोड़ते ही 1 आएगा, तो कितना ट्रिप हुआ, 15, है ना, आपने 15 राउंड मारा है, तब जाके पहले बच्चे के पास हुआ छल्ला दोबारा आ गया। तो देखिए ऐसे भी जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ये तो अच्छा, ये तो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे आपने 15वें नंबर पे पहुंचा था, 15वें नंबर, तो हम कहेंगे कि 15 बार जब आप छल्ला को घुमाए ना, तब जाके आपके पास, मतलब उस बच्चे के पास, क्रमांक 1 बच्चे के पास दोबारा वो छल्ला आ गया, तो मेरा सही जवाब होगा 15। बस आपको वो काउंट याद रखना है, 1 2 3 4, है ना, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को तो एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए। कि एक अनुक्रम है जेड जेड वाई 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 एक्स 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 डब्ल्यू 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 और ए तक का मध्य पद क्या है, मतलब क्या ही बोले यूपीएससी को, क्या चाह रहे हो आप स्टूडेंट से। तो देखिए जेड जेड 2 बार, वाई 3, एक्स 4 और डब्ल्यू 5, तो ए, अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना, तो ए जो है ना वो 27 बार लिखा होगा। अब आप बोलेंगे कि आपने कैसे कह दिया 27 बार, तो देखिए ऐसे कह दिया ना कि हालांकि स्टार्ट होना चाहिए 1 से, तब जाके आपको पता है 26 लेटर होता है, तो 26 बार वो लिखा होता है, लेकिन पहले ही उसने 1 ना लिख के जेड को 2 बार से स्टार्ट किया, तो 1 इसमें भी बढ़ गया, तो 27 लेटर, 27 हो गया, मतलब 27 लेटर नहीं हुआ, ए 27 बार लिखाया, ठीक है, 27 बार लिखाया ए, मतलब कैसे हो गया कि अब इसमें लेटर कितने हैं, तो ये है 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 27। तो मेरे पास एक साधारण सा तो है कि 1 से लेके n तक की संख्याओं का सम कितना होता है, तो ये है फॉर्मूला। अगर हम इसमें अभी एक जोड़ लें, बाद में हटा देंगे, अभी जोड़ लेते हैं क्योंकि सम लाने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, तो 27 गुना 28 बटे 2, तो जब इसको गुना करेंगे 27 को 14 से, देखिए 14 सते 98 कैरी 9, 14 दूना 28 और 9 37, तो 378 आता है, लेकिन एक अभी हम लोगों ने जोड़ लिया तो घटा दीजिए, तो इसका सम आ गया 377, इसको हटा दिया तो मेरा काम बन गया 377, मतलब टोटल जो लेटर है ना वो 377 है, ये तो तय हो गया। अब 377 का जो मिडिल मान है वो क्या होगा,
तो देखिए 377 अगर ऑड संख्या है और मिडिल मान निकालना है तो 377 से कुछ पहले और 377 के बाद दोनों सेम हो और बीच की संख्या, तो इसको एक जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये तरीका होता है n+1/2 मिडिल मान निकालने के लिए अगर संख्याएं ऑड में हो। तो 8 378, 378 को 2 से भाग देंगे तो देखिए 18 दूना 36, 189, मतलब 189वां जो लेटर है ना वो मेरा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। लेकिन ये तो बता दिया आप 189वां नंबर मतलब जो मिडिल टर्म होगा, लेकिन भाई होगा कौन सा? सबसे बड़ा टास्क तो ये दिया यूपीएससी। अब कौन बैठ के गिने या लिखिए बैठ के पहले, नहीं इतना नहीं करना है आपको एग्जाम में। तो आप छोटी सी बात ये समझिए, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मारिए। हिट एंड ट्रायल ये मारना है कि जैसे आपने n×n+1/2 करके 378 लाया था ना, तो n×n+1/2 करके आप क्या 189 के आसपास का संख्या ढूंढ सकते हैं क्या? तो देखिए अगर हम हिट एंड ट्रायल मारेंगे ना तो ऐसे मारते हैं कि हम करते 19 गुना 20/2 करते हैं, तो देखिए 190 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो 19वां लेटर है ना तो 190 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 190 जो है कितना हुआ, हाँ 190, तो 190वां लेटर तो क्या होगा, वो मिडिल तो नहीं हुआ, उससे एक पहले सोचना है, तो 189वां लेटर क्या हो जाएगा, 19वां लेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 20वां लेटर नहीं लेना। 19 गुना 20 करने के बाद 100 आपका क्या आया था, 190। तो हमको 189वां लेटर के लिए मतलब हमको क्या ढूंढना है कि 19वां जो इसमें आगे से 19वां मतलब प्लेस पे कौन होगा, Z, Y, X, ये 19वां नंबर पे क्या होगा, ये आपको सोचना है। थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए। तो हम ये कहेंगे कि 19 सोचने के लिए आपको ये सोचना है कि आगे से तो नहीं लिखा है, ये जेड से लिखा है। जेड हमारा 26 पे होता है और ए हमारा 1 पे होता है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हम एच लें तो एच हमारा, ऐसे सोचिए, छोड़िए, कि रिवर्स लेटर अगर जोड़ते हैं हम लोग, ए और जेड के बीच का सम कितना होता है, 27। मतलब जेड का रिवर्स लेटर कौन है, ए। तो यहां पे जो 19वां लेटर है, तो 19वां लेटर का रिवर्स मतलब 19वां लेटर का जो रिवर्स है वो क्या होगा, 19 8 27 है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 8वां लेटर होना चाहिए। होना क्या चाहिए, 8वां लेटर। 8वां लेटर है हमारा एच है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि एक से तो स्टार्ट नहीं किया है ना, इसने 2 से स्टार्ट किया है, मतलब वो एक इसमें बढ़ा दीजिए। तो आपको क्या है ना, 9वां लेटर ढूंढना है ए से। तो ए से जो 9वां लेटर है वो कौन सा है, मेरा आई है। तो मेरा सही जवाब है आई। मुझे समझ में आ रहा होगा कि बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा, बट आप कोशिश कीजिए समझने का, कि आपको ऐसे समझना है कि भाई देखिए यहाँ एक से ना दिया ना, इसलिए कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सरदर्द और हो गया। वैसे तो सरदर्द है ही ये क्वेश्चन, बट इसमें इसलिए भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि वो जेड जो है ना 2 बार लिख दिया। अगर एक बार लिख रहा होता ना तो थोड़ा बेहतर हो जाता। इसलिए पहले हम 8वां लेटर ढूंढ लिए। एक इसलिए जोड़े आगे क्योंकि ये एक ऑलरेडी बढ़ा के चल रहा है, जेड को वो दूसरे प्लेस से काउंट किया है, और यहाँ पे ये 27 हो गया इसी वजह से। तो हम इसको भी दूसरा प्लेस ढूंढेंगे, तो 8 ना सोच के हमको एक प्लेस आगे सोचना है, तो 9वां लेटर। तो 9वां लेटर मेरा आई होता है। तो इस तरह मेरा सही जवाब है आई। अब देखिए थोड़ा बेहतर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। क्या P बड़ा है Q से, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि तुम खाना खाओगे, तो आपका उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए। बस आपको हाँ भी है तो आपका उत्तर है, ना भी है तो आपका उत्तर है। ऐसा नहीं कि ना है तो उसको निगेटिव मानते हैं या उत्तर नहीं है, उत्तर है। हाँ भी उत्तर है और ना भी उत्तर है। तो आपसे बस हाँ या ना अगर आ जाए तो आपका सही जवाब है। P गुना Q बड़ा है शून्य से, P² बड़ा है Q² से। क्या आप पहले कथन से इस बात को बता पाएंगे या दूसरे कथन से इस बात को बता पाएंगे, या दोनों को मिला के बताएंगे या दोनों को मिला के नहीं बता पाएंगे? अब यहां पे देखिए दो संख्या है P और Q, ऐसे समझिए। हम आपको थोड़ा आसान करके बताएंगे। आपको बस ये बताना है कि क्या P Q से बड़ा है। आंसर आपका आना चाहिए यस या नो, और दोनों आपके लिए आंसर है। तो P गुना Q बड़ा है शून्य से। अगर हम मान लेते हैं इसको P गुना Q को शून्य से बड़ा रखना है, तो हम 2 गुना 3 कर लें तो ये 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात समझिए कि हम -2 गुना -3 भी तो कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य से बड़ा होगा, क्योंकि -2 गुना -3 6 ही होता है, यहाँ शून्य होगा। लेकिन अब एक बात समझिए, यहाँ आपका
P बड़ा है Q से, लेकिन यहाँ P छोटा है Q से, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पहले कथन से। तो भाई यहाँ पे आपको दो उत्तर नहीं देना है कि हाँ बड़ा है और फिर कह दे थोड़ी देर बाद ना बड़ा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको केवल हाँ या केवल ना में उत्तर देना है, दोनों में उत्तर नहीं देना है। यहाँ पे दोनों हो रहा है कि हाँ एक बार बड़ा हो रहा है और एक बार छोटा हो जा रहा है, तो पहले कथन से तो आप उत्तर नहीं दे पाए। अब दोनों को मिला, पहले दूसरे को चलते हैं लेके। अब कह रहा है कि पी स्क्वायर बड़ा है क्यू स्क्वायर से। देखिए यहाँ से फिर से चलते हैं, पी स्क्वायर बड़ा है क्यू स्क्वायर से, तो देखिए यहाँ पे पी है 2 तो हो जाएगा 4, ठीक है। पी यहाँ पे क्या है, आपने 2 लिया है, तो एक बार आपको पी छोटा बड़ा दिखाना है, तो बड़ा दिखाने के लिए -2 लेते हैं ना। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और -3 का स्क्वायर हो जाता है 9। ये बड़ा नहीं है, ये छोटा हो गया, और कह रहा है कि पी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए क्यू स्क्वायर से, तो एक बार तो यहाँ छोटा हो गया। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको ले लें 3 और 2 ले लें, ठीक है, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कर लें, तो देखिए यहाँ 9 और यहाँ 4, फिर यहाँ बड़ा हो गया। तो एक बार नहीं हो रहा है, एक बार हो रहा है, मतलब ये भी ना हाँ वाला केस है, तो मतलब इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों को आप मिला भी लेंगे तो फिर भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों को मिलाने पे भी यही कुछ संख्याएं आपस में आपको लेना पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है कि आप एक साथ उपयोग करके भी कथन का आंसर नहीं दे पाएंगे यस और नो में। मतलब आपको हाँ और ना दोनों आंसर आ रहा है कि हाँ जी ना जी वाला हाल है, तो हाँ जी और ना जी वाला यहाँ पे आंसर नहीं चलेगा। यहाँ पे एक उत्तर चाहिए था कि ठीक है भाई बड़ा है तो हाँ, या बड़ा नहीं है तो ना, लेकिन ऐसा वाला कंडीशन यहाँ नहीं बन पा रहा। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लगभग उसी तरह है कि क्या p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है p माइनस क्यू प्लस आर से, जहां p क्यू और r पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है या तो आप निगेटिव ले लीजिए या पॉजिटिव ले लीजिए। -1 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, 0 इंटीजर हमारा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, p q r 3 संख्याएं हैं, आपको एक बार कथन में कह रहा है कि p माइनस क्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और p माइनस आर यहाँ पे निगेटिव आएगा। आपको बस ये बताना है फिर से हाँ या ना में जवाब, क्योंकि क्या करके पूछा है कि क्या ये बड़ा है इससे। तो देखिए हम ऐसे सोचते हैं, कथन 1 में अगर हम p माइनस क्यू को धनात्मक दिखा दें तो p को हम अभी 2 मान लें और p को 3 मान लें और q को हम 2 मान लें। देखिए 3 माइनस 2 धनात्मक हो गया। और p, अब देखिए एक चीज हम आपको पहले बता दें, दोनों अकेले अकेले तो इसलिए आंसर नहीं दे पाएंगे कि देखिए इसमें p q है तो इसमें r छूटा है, यहाँ r है तो इसमें q छूटा है, तो एक कथन में से आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर तीनों है, यहाँ पे पी क्यू है और यहाँ पी आर है, यहाँ क्यू मिस है, यहाँ आर मिस है, तो अकेला अकेला तो उत्तर नहीं देंगे, ये तो तय बात है। ठीक है, अकेले इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग कर नहीं दिया जा सकता, ये भी ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक का कथन उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया सकता, ये भी अभी हम चेक करते हैं ऐसा संभव है कि नहीं। देखिए ऐसा इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ फिर आर मिसिंग है, तो ये भी काट सकते हैं ऑप्शन आप। दूसरे ऑप्शन का भी काट सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन को उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथन का एक साथ उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, अगर हम दोनों को मिला दें तो एक बार हम यहाँ पे p माइनस आर को ऋणात्मक करना है। p माइनस आर को ऋणात्मक करने के लिए हम r का मान 4 ले लें, तो देखिए 3 माइनस 4 1 हो जाएगा। क्लियर, तो अब हम पुट करते हैं, पहले हम p प्लस क्यू माइनस आर करेंगे, तो देखिए 3 2 5 में 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और p माइनस क्यू प्लस आर मतलब p प्लस आर 3 4 7 में 2 जाएगा तो 5। तो यहाँ पे तो बोल रहा है नहीं, यहाँ पे आंसर क्या आ गया कि नहीं, बस ठीक है आ गया तो हो गया मेरा काम कि नहीं भाई p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा नहीं हो सकता p माइनस क्यू प्लस आर से। लेकिन एक बार कंडीशन बदलना भी पड़ेगा ना, क्या पता भाई चेंज हो जाए, इंटीजर कह रहा है निगेटिव में भी वैल्यू ले लेते हैं। हम कह देते हैं ऐसे कि p का मान ले लेते हैं -2, q का मान ले लेते हैं -3 और r का मान ले लेते हैं, अभी पहले p माइनस क्यू को धनात्मक दिखा देते हैं, तो देखिए -2 माइनस -3, तो देखिए यहाँ 1 आ गया ना, धनात्मक हो गया। अब p माइनस आर को ऋणात्मक दिखाना है, तो एक बार p माइनस आर को ऋणात्मक दिखाने के लिए आप ऐसा कीजिए, r का मान 5 ले लीजिए, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ -2 और -5 -7 आ गया, तो ऋणात्मक भी हो गया। चलिए अब इससे सेटिस्फाई करा के चेक करिए जरा, p प्लस क्यू और -r, तो -2 -3 और -r, तो देखिए यहाँ पे आ गया 5 3 8 -2,
-10 हो गया। क्लियर, -10 हो गया। और दूसरी बार है कि P माइनस क्यू, तो देखिए -2 -3 और +5, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, 3 2 यहाँ पे -2 और +3 और +5, तो 5 3 8 -2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अभी ये बड़ा है, तो यहाँ पे भी अभी एक ही आंसर दे पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ फिर चेंज होगा। अब देखिए हम एक बार आपको चेंज करके दिखाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ निगेटिव ही ले लें, तो P माइनस आर आपका निगेटिव आएगा, तो यहाँ और यहाँ 2 ले लें, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ 2 लेके चेंज कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे P का मान 2 ले लें, और P माइनस क्यू क्या है, धनात्मक लेना है, तो हम यहाँ P का मान 2 लें, और यहाँ पे धनात्मक लेने के लिए ठीक है यहाँ -3 ही रहने देते हैं, तो क्योंकि 2 -3 तो 5 ही होगा। ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। तो 2 -3 भी लेंगे, तो अब यहाँ पे मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो P माइनस आर आपको, अब P प्लस क्यू माइनस आर करिए, तो देखिए अब हम P प्लस क्यू माइनस आर करेंगे, तो P प्लस क्यू यहाँ पे -1 और -5 यहाँ पे हो जाएगा -6, और P माइनस क्यू, अब प्लस आर करना है, यहाँ पे ठीक किया ना हम लोग। अच्छा, यहाँ पे तो प्लस रखना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए अब ये बड़ा हो जाएगा। अब P माइनस क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 5, और 5 में यहाँ पे -5 0, तो देखिए अब 4 से बड़ा हो गया 0। एक बार फिर हमने बड़ा भी दिखा दिया उसको, पहले वाले को, 2 बार तो छोटा आ गया था, और तीसरे बार में ये बड़ा हो गया, पहला वाला कंडीशन। तो यहाँ अब बड़ा हो गया, एक बार ये बड़ा हो जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, हाँ ना वाला कंडीशन। तो इसमें भी यही हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर हम दोनों कथनों को मिलाकर भी नहीं दे पाएंगे। आपको हर चीज बता के जाएंगे, घबराना नहीं। अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, हालांकि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उससे लेवल हाई है, इतना भी आसान नहीं है। कि किसी प्रीति भोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली, और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं लिया है, ये कंडीशन है। प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पेय पदार्थ तो लिया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रीति भोज में कितने व्यक्ति उपस्थित हुए। कथन 1 में कह रहा है कि 50 व्यक्तियों ने दूध लिया। कथन 2 में कह रहा है कि प्रीति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल और केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी। 5 गुनी थी। आपको इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो आप ऐसे समझिए कि 75 व्यक्तियों ने चाय लिया है, एक चाय का वेन डायग्राम बना लीजिए। 60 कॉफी लिया है, और कह रहा है कि 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली, तो 15 व्यक्ति यहाँ पे चाय और कॉफी हो गया, ये टी ये कॉफी। दूध लेने वाले व्यक्ति ने चाय नहीं लिया, तो देखिए ऐसे तो नहीं बनाएंगे क्योंकि चाय में वो आ जाएगा, तो हम मिल्क को इधर बना लेते हैं, क्योंकि मिल्क और कॉफी में ऐसा नहीं कहा है कि कॉफी लेने वाले ने मिल्क नहीं लिया है, ऐसा नहीं कहा गया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आसान आपके लिए कर देते हैं, आसान इन द सेंस की 75 व्यक्ति चाय ले रहा है, 60 व्यक्ति आपका कॉफी ले रहा है। क्लियर। अब हम पहले स्टेटमेंट को भी ले लें, पहले कथन से बनाने की कोशिश करें कि 50 व्यक्ति ने दूध लिया है, तो दूध का तो ये पूरा कॉलम है ना। क्लियर। केवल दूध नहीं लिखा, याद रखिएगा, केवल दूध होता तो सिर्फ ये होता। अब देखिए 75 ये पूरा है, तो केवल चाय के लिए तो 60 ही लोग है ना, 60 + 15 75। अब हम कॉफी की बात करें तो कॉफी कितने लोगों ने लिया है, 15 व्यक्तियों ने, 60 व्यक्तियों ने कॉफी लिया है, 60 है, तो 60 में 15 जाएगा तो 45 ये हो जाएगा। लेकिन 45 ये यहाँ पूरा है, ये है 45, तो इसके अंदर मिल्क वाले लोग भी आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं, इसको ऐसे सोच लीजिए, यहाँ पे ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, तो ए प्लस बी प्लस, मतलब यहाँ ए प्लस बी का मान 45 है, और यहाँ बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी का मान यहाँ पे 45 है, और बी प्लस सी का मान यहाँ पे 50 है। ऐसे सोच लीजिए, यही हुआ ना कि मिल्क 50 और कॉफी, ठीक है ना, ये इतना सा कॉफी प्लस मिल्क, ये आपका 45 हो गया। ठीक है, इसमें क्योंकि मिल्क वाले भी लोग आ रहे हैं। तो पहले कथन से तो आप जवाब नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि इसलिए जवाब नहीं दे पाए क्योंकि यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए प्लस सी फंसेगा, अगर माइनस भी करेंगे तो बी तो हट जाएगा, लेकिन ए प्लस सी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले से नहीं दे पाएंगे। प्रीति भोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुनी थी।
अब देखिए, अगर इस स्टेटमेंट को भी भूल जाए, 50 है ही नहीं ऐसा सोच लीजिए, ठीक है, 50 है ही नहीं, केवल a प्लस बी का तो मान आपके पास चलिए पता है 45 है, और b प्लस सी का मान नहीं दिया है क्योंकि पहले स्टेटमेंट को हम नहीं ले रहे हैं ना, दूसरे स्टेटमेंट में बस कह रहा है कि केवल c, मतलब केवल दूध, मतलब c की जो संख्या है ना वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, मतलब 5 गुना c जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 60 प्लस 15 प्लस 45 प्लस b के बराबर है। यहां से भी आप निकाल पाएंगे अकेला अकेला? तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अकेला अकेला तो आप नहीं कर पाए क्योंकि यहां पे भी मामला फंस जाएगा, इक्वेशन नहीं बन पाएगा। अगर हम दोनों को मिला दें, अब हमको कह दे कि यहाँ पे b प्लस सी का मान आपके पास 50 है, और फिर कह रहा है कि 5 गुना जो c है ना कहीं आपके किसके बराबर है, 75 है ना, 60 प्लस 15 प्लस 45। तो हम कह सकते हैं 5 गुना जो c है वो कहीं ना कहीं आपका, देखिए 60 प्लस 15 कितने लोग हो जाएंगे, 60 प्लस 15 प्लस 45 है ना, 60 प्लस 15 प्लस 45 और प्लस c, यही तो है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कौन नहीं कर पाएगा, सब कर पाएगा। c का मान जैसे आएगा तो आप c का मान यहाँ रखेंगे तो b का मान निकाल लेंगे, यहाँ b का मान निकाल लेंगे तो a का मान निकाल लेंगे, b का मान यहाँ रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। सब कुछ का जब मान आ गया तो आप आराम आराम से बता देंगे कि उपस्थित कितने लोग हुए थे। तो हम कहेंगे कि दोनों कथन को मिलाकर हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों में से किसी भी एक कथन का ठीक है, दोनों में से एक कथन का उपयोग करना ये भी ठीक नहीं है, डी इस प्रश्न का नहीं, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है कि हम दोनों कथन का यूज कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 3 अंकों की एक संख्या पर विचार करना है आपको, वह संख्या क्या है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 3 अंकों की संख्या बताइए, पहले कथन को यूज करके या दूसरे कथन को यूज करके। पहला कथन है कि उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। दूसरा है कि उस संख्या, मतलब वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य। अभी जो किए थे फिर से वही है कि कौन सा सही है तो हम देख लेंगे। देखिए एक एक दो तीन ऐसी ही एक संख्या है ना जिसका सम और गुना आपस में बराबर होता है। देखिए 1 2 3 का सम 6 होता है और 1 गुना 2 गुना 3 का भी सम आप गुना जो है ना 6 ही होता है। लेकिन वह संख्या पूछ रहा है क्या है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। तो क्या एक केवल 1 2 3 ही लिखेंगे, हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 1 3 2 भी लिख सकते हैं, एक और क्या लिख सकते हैं आप, उसके बाद आप 2 3 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए 1 2 3 है, 1 3 2 है, 2 1 3 है तो 2 3 1 है, 3 1 2 है तो 3 2 1 है। मतलब ये 6 संख्या लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो एक उत्तर देंगे ना आप, थोड़ी 6 उत्तर उसको दे देंगे, यही तो बताना है। डेटा सफिशियंसी में उत्तर यूनिक होना चाहिए, कई बार आपको बताया है, मतलब इकलौता। लेकिन यहाँ 6 उत्तर दे रहे हैं आप, तो मतलब पहले कथन से तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। तो अगर इसको देख लें या इसके अलावा भी तो सोच सकते हैं, तो वह संख्या उस अंकों के योगफल से विभाज्य है। तो देखिए 5 5 0 ले लें तो आराम से देखिए 5 5 10 से भाग लग रहा है, ये 6 6 0 भी 12 से भाग लग जाएगा, 12 पंचे 60। हाँ, तो कितनी संख्याएं ऐसी पॉसिबल हो पाएगी, तो अकेला इससे भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वह संख्या क्या है उसके अंकों से विभाज्य, तो लिखिए कर रहे हैं ना, एक 2 कर दिए ना, काफी है, ज्यादा नहीं करना, 2 करना है। यूनिक नहीं है तो 2 दिखा दीजिए, काहे हम 4 5 दिखाए, टाइम खराब करना, तो ये भी नहीं होगा। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो बस यही केस में आएगा फिर मामला। लेकिन इस केस में भी देख रहे हैं कि एक तो ये भी 6 से भाग लग रहा है और एक यहाँ 6 से ये भाग लग रहा है, और तो चलो नहीं लगा, लेकिन 2 यहाँ पे भी बन जा रहा है पॉसिबिलिटी। आंसर हमको एक ही चाहिए, तो देख रहे हैं कि दोनों को मिलाकर भी अभी भी हम 2 आंसर दे पा रहे हैं, एक तो नहीं दे पा रहे, यूनिक नहीं दे पा रहे। तो मेरा जवाब है अभी भी कि इस प्रश्न का दोनों कथन उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। समझ गया ना क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 132 और 312 दोनों 6 से भाग लग रहा है, हमको चाहिए एक आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई क्रम में है, मतलब ए छोटा है बी से, बी सी डी से और ई सबसे बड़ा है। किसी भी 2 उत्तरोत्तर आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है, मतलब 2 लोगों, मतलब हर 2 व्यक्ति के बीच 2 वर्षों का अंतर है, ये भी कह रहा है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, मतलब ए का आयु पूछा जा रहा है,
क्वेश्चन में। अगर हम पहले कथन से बनाने की कोशिश करें कि सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है और दूसरा है कि बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो क्या दोनों से अलग अलग दे पाएंगे या दोनों को मिला के दे पाएंगे या दोनों को मिलाकर भी नहीं दे पाएंगे? तो यहाँ कह रहे हैं सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये x हो तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 4 हो जाएगा, ये x प्लस 6 हो जाएगा और ये x प्लस 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि छोटे बच्चे की जो आयु है ना उसकी 3 गुनी बड़े बच्चे की आयु है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना, 3 2 x बराबर 8, तो x का मान यहाँ 4 आ गया। तो आपसे छोटे बच्चे की आयु पूछा जा रहा है, छोटे बच्चे की आयु 4 वर्ष है, तो आप तो बता पाए ना, तो पहले से तो उत्तर दे पाए, पहले से तो उत्तर दे पाए। अब दूसरे से पूछा जा रहा है कि बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, कितने बच्चे हैं? तो देखिए एक ए बी सी डी ऐसे है ना, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी और लेस देन ए, 5 बच्चे हैं, औसत आयु 8 वर्ष है। अगर मेरी क्लास आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर ऑड में दिया हो सीरीज, मतलब ऑड संख्या में, मतलब 1 2 3 4 5 5 है, ऑड में है और सारे के बीच सेम डिफरेंसेस हो, मतलब रेगुलर इंटरवल सेम हो, तो जो औसत होता है ना वो बीच वाला होता है। तो 8 है औसत, ये तो है औसत, बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो जो बीच वाला है ना उसका उम्र 8 हो गया। तो 8 में 2 जाएगा 6, 6 में 2 जाएगा 4, इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 12। तो यहाँ भी छोटे बच्चे की आयु पता लग पा रही है 4 वर्ष। तो हम आसानी से कह दिए कि दोनों को अलग अलग यूज करके भी हम उत्तर दे पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। ये समझ गया ना ट्रिक? अब आगे याद रखिएगा, इंटरवल सेम हो, चाहे आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ऑड में हो, ये इसका जो नंबर हो वो ऑड में हो, तो बीच वाला ही आपका हमेशा औसत होता है। अब चलिए क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम से खूब क्वेश्चन पूछता है कि 2 को 192, 2 पे पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 0 1 2 4 यही ऑप्शन है आपके पास। 2 पे पावर 192 है और इसको 6 से भाग लगाना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि शेष क्या होगा। तो आप एक बात समझिए, अभी कुछ दिन पहले या कई क्लासों में मैंने ये बात बताया है कि जो 2 का पावर 192 होना, तो इसमें साइकिल 4 का होता है, क्योंकि 2 पे 1 पावर 2, 4 2 पे 2 पावर 4, फिर 3 रखेंगे तो 8 और 4 पावर रखेंगे तो 16, फिर 2 पे 5 पावर रखते तो 32 आता है, फिर 2 आ गया ना यूनिट प्लेस पे। तो 4 साइकिल पे पावर वो क्या है ना, यूनिट उसका क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा 4 से भाग कर देते हैं इसके पावर को, और जो रिमाइंडर आता है वही बस उसके पावर को, उसको हम 2 के पावर बना देते हैं। लेकिन अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो संख्या, जो पावर है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए ना, तो आप बस उसको 2 पे पावर 4 बोलिएगा, और इसको आप 6 से भाग करना है, तो 2 पे पावर 4 होता है 16, 16 को 6 से भाग करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा 4। तो मेरा सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 2 पे पावर 194 होता और 4 से भाग करने पे ये रिमाइंडर इसका 2 बचता, तो हम इसको 2 पे पावर 2 कहते हैं और डिवाइड 6 से कहते हैं, तो 4/6 होता है, तो इसका भी आंसर 4 ही होता, हालांकि 4 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कि 4 से भाग करना है, जो रिमाइंडर बचता है उसको 2 के पावर कर देना है, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो 2 के पावर 4 ही लिख देना है। ठीक है, ये याद आप रख सकते हैं, इसको याद रखिएगा इस बात को, कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमेशा 2 पे पावर 4 ही रखना है। ठीक है, फिर नीचे कुछ भी संख्या रहे उससे लेना देना नहीं है। अब अंतिम क्वेश्चन है आज का, और थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आप बहुत करते होंगे और इसको पैटर्न को फॉलो बस करा देना है आपको। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, यही कर लेते हैं ना, क्यों लिखे दोबारा। तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, रख के देख लेते हैं, डी ए सी और बी, देखिए तो कुछ लॉजिक लग रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी, 4, अब कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 के ग्रुप में बांट दीजिए। गड़बड़ हो गया क्या, डी ए सी, तो 4 4 के ग्रुप में बांटेंगे तो यही हो गया। तो कुछ लग नहीं रहा है लॉजिक ना, ए बी सी डी, ए बी सी, सी डी ए बी, बी सी डी बी, नहीं बन पा रहा, काम नहीं बन पा रहा। अगर सी डी ए बी रखें तो सी डी ए और बी, अगर इसके 4 के ग्रुप में बांटिए तो यहाँ बन रहा है क्या, ए बी
सी सी डी ए बी सी, नहीं ये भी कुछ काम का नहीं बन रहा। अब हम तीसरा रख के देखते हैं, ये रख के ही देखना पड़ेगा आपको, और इससे बेहतर उपाय कुछ है नहीं आपके पास। अब इसको 4 भाग में बांटिए। तो देखिए ए बी सी डी, लगता है यहाँ बन जाएगा बात। देखिए ए बी सी डी, फिर क्या हुआ ना, ये सी फिर क्या है ए बी, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ना, डी सी सी ए, डी सी सी ए, तो ए बी सी डी बना, फिर सी ए बी सी बना, सी डी ए बी बना, बी सी डी ए बना। तो लगता है मेरा काम हो गया ये। तो ये देखिए ए बी सी डी, सी ए बी सी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी इग्नोर करिए क्योंकि डी सी सी ए नहीं आएगा। तो हम चौथा रख लें क्या, डी, डी और सी और ए। अब इसको बांटिए तो 4 में, अगर यहाँ काम बन जाए मेरा, कुछ बन पा रहा है क्या, तो लग रहा है बन जाएगा। देखिए ए बी सी डी, ये डी आगे चला गया तो ए बी सी, फिर इसका सी आगे चला गया तो सी डी ए बी, और इसका बी आगे चला गया तो बी सी डी ए। हाँ, और यहाँ फिर देखिए फिर से ए बी सी डी आ गया। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि इसका आंसर डी डी सी ए आएगा, और यही हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न का ये क्वेश्चन होता है, पैटर्न बेस्ड है ये, आपको पैटर्न बस ढूंढ लेना है, और ये थोड़ा आसान होता है, आप इसको 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। 3-4 ऑप्शन रहता है, सबको रख लीजिए, क्या पता पहला ही ऑप्शन में मिल जाए, लक अच्छा होगा तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, यहाँ थोड़ा लक खराब था इसलिए चौथा ऑप्शन मिला। तो कुल मिला के आज हम लगभग 21 से 22 क्वेश्चन किए हैं, और आगे जो भी 17-18 क्वेश्चन बचे होंगे हम उसको जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। आप लोग बस इसको सीखिए, आराम आराम से सीखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो हम बताएं उस बातों को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो अगले साल जो भी मतलब क्वेश्चन पूछेगा ना, आप आराम से करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और हमारे प्रैक्टिस सीरीज को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर वो देख लेते हैं आप, तो आपका आराम से पेपर क्लियर होगा, 100% पेपर क्लियर होगा। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और अभी से देखें, इंतजार ना करें लास्ट मोमेंट का, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ही वजह से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो अभी से आप वीडियो को देखें और हमेशा उसको सॉल्व करते रहें। मैथ प्रैक्टिस, मैथ्स और रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है, ये आप रट नहीं सकते। इसको हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा देना पड़ेगा, 1 घंटा तो जरूर देना पड़ेगा। 1 घंटा वीडियो होगा और 1 आध घंटा आप उसको एक्स्ट्रा मतलब अपने से करिए। तो 1 से 2 घंटा अगर आप पढ़ाई अभी से कर लेते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सीसेट के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल मैथ और रीजनिंग से ही आप पेपर को क्वालिफाई करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए आज हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो के कमेंट में जरूर हमको बताएं कि आज आपने इसमें नया क्या सीखा है और आपको यह सेशन कैसा लगा। तो हम अगले वीडियो को बहुत जल्द लेकर आएंगे, जो ये तीसरा इसका पार्ट होगा, और हमारा 2023 का पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम मिलते रहेंगे प्रैक्टिस वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।